Hello friends, myself Binjal Shah. I am a nutritionist at Asian Bariatrics Hospital. Today we'll be discussing on lifestyle modification after bariatric surgery. Lifestyle modification after bariatric surgery. आप में से बहुत सारों को ये सवाल होगा कि भाई बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऐसा क्यों? बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 20% लोग ऐसे होते हैं कि सर्जरी के बाद भी अपना हेल्दी वेट अचीव नहीं कर पाते हैं, और जिन्होंने अपना हेल्दी वेट अचीव कर लिया है उनमें से भी 20 से 25% लोग का वज़न बढ़ता हुआ देखा गया है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये याद रखना कि भाई बेरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ एक टूल है जो आपको वेट लॉस करने में और उसको मेंटेन करने में मदद करता है, बट सही रास्ते पे सही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सही रास्ते क्या है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? ऐसी मेनली 3 चीज़ें हैं: डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट। योर डाइट शुड बी हेल्दी डाइट। तो ये हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट में मेनली ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है हेल्दी फूड सिलेक्शन। हमारे आसपास बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं, उसमें से क्या हमें ज़्यादा लेना है और क्या अवॉइड करना है, उसको बोलते हैं कि हेल्दी फूड सिलेक्शन। सेकंड, हेल्दी फूड हैबिट्स। खाना खाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी आदतें बदलनी है, पूरे दिन में कितनी बार खाना है, 2 मील्स के बीच में कितना गैप रखता है, तो ये सारी आदतें हैं। और तीसरा, प्रॉब्लम्स एंड मिथ्स, कि खुराक को लेके, अपने डाइट को लेके हमारे मन में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिस पे गौर रखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सही है या गलत है? एक डाइटिशियन से सलाह मशवरा करना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी फूड सिलेक्शन। आप देख रहे हो कि हमारे रोज़ बरोज के लाइफ में हम ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। अनाज है, दालें हैं, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स हैं, अंडा है, मीट प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। और इन सभी में से हमें मेजरली 7 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो मेजर न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, रफिश मतलब कि फाइबर, और वाटर। ये 7 न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी मात्रा में मिले, इसलिए ये सभी फूड स्टफ को खाना बहुत ज़रूरी है। बट हमें ये सवाल हो सकता है कि भाई इसमें कितना ज़्यादा ले और कितना कम ले। तो उसको समझने के लिए ये बेरियाट्रिक फूड पिरामिड समझना बहुत ज़रूरी है। ये फूड पिरामिड हमें बताता है कि उसका बेस मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंस बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद फिजिकल एक्टिविटी और मल्टीविटामिन्स की सप्लीमेंट्स पे दिया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट दिया है प्रोटीन पे, प्रोटीन रिच फूड पे, दूध, बीन्स, दालें, नॉनवेज प्रोडक्ट्स, ये सब आप देख रहे हो। ऐसा क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ। तीसरा इम्पोर्टेंस रखा गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फाइबर यानी कि रेसा के बहुत अच्छे सोर्स है, जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में आपकी मदद भी करते हैं और सटाइटी मतलब कि संतुष्टि को प्रमोट करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स भी फ्रूट और विटामिन्स में बहुत अच्छी मात्रा में है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शब्द अभी बेरियाट्रिक पेशेंट के लिए नया नहीं है। आप जब भी डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट कम खाइए। ऐसा क्यों? कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जिसमें भी अनाज है, अनाज का आटा है, रोटी, ब्रेड, आलू, भाखरी, ब्रेड, ये सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट है। अगर एक नियत प्रमाण से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो तो उसका रूपांतर, उसका कन्वर्जन हमारे बॉडी में फैट में ही होता है, इसीलिए वो आपको कम खाने के लिए कहा जाता है। उसके ऊपर सबसे लास्ट में आपको शुगर वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ों का कंजप्शन करने के लिए कहा गया है। हो सके उतना उसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है। हाँ, प्रोटीन, जैसे मैंने आगे बताया कि प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ऐसा क्यों? उसके मेजरली 4 रीज़न है। सबसे पहला, ओबेसिटी की वजह से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ही जमा है, बट प्रोटीन की कमी है, और आपका स्टमक सर्जरी के बाद छोटा है, तो आपको जिस चीज़ की आपके बॉडी में कमी है वो ज़्यादा लेना चाहिए, ना ही जो जमा है। दूसरा, इट प्रमोट्स सटाइटी। आप एक कटोरी भर के ममरा खाते हैं, मुरमुरा, तो आधे घंटे में आपको फिर से भूख लग जाएगी। बट उसकी जगह आपने अगर 3/4 कटोरी भी चना खाया है
तो आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे तक फिर से भूख नहीं लगेगी। फिर है इट हेल्प्स टू बिल्ड मसल्स। मसल बिल्डिंग के लिए आप वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हो तो उसके साथ साथ प्रोटीन रिच फूड लेना भी उतना ही ज़रूरी है, अदरवाइज उसका इफ़ेक्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर फॉल। आप में से करीबन 95% बेरियाट्रिक पेशेंट्स की ये कंप्लेन देखी जाती है कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, सर्जरी के बाद हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो उसका कारण सिर्फ यही है, लो प्रोटीन इंटेक। अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो चाहे कितनी भी दवाइयाँ लोगे, उसका असर जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। अवॉइड शुगर कंटेनिंग फूड। आपको पता ही है कि भाई बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ब्लड शुगर मेंटेन रहता है, बिकॉज बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आपके बॉडी में एक ऐसी सिस्टम रहती है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। बट अगर आप हाई शुगरी फूड खाते हो तो वही सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाती है और आपके ब्लड ग्लूकोज को कम कर देती है। इसी वजह से आपको पसीना होना, उबकाई आना, दस्त होना, एकदम लो फील होना, ऐसा हो सकता है। इसी वजह से आपको शुगर खाने का मना बोला जाता है। शुगर सिर्फ मीठी चीज़ें, मतलब कि स्वीट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स उसी में है, ऐसा नहीं है। फ्रूट जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स में भी शुगर बहुत सारी मात्रा में है। इसीलिए रॉ फ्रूट जूसेस या कैंड फ्रूट जूसेस से बेटर है कि होल फ्रूट खाएं। उससे आपको फाइबर यानी कि रेसा भी मिलेगा जो आपको सैटिस्फैक्शन प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, रिप्लेस अनहेल्दी स्नैक्स। जब भी 2 मील्स के बीच में हमें भूख लगती है, हम तला हुआ नाश्ता प्रीफर करते हैं। बिस्किट्स, चिवड़ा, मुरमुरा या कोई भी फ्राइड फूड, उसको छोड़ के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पसंद कीजिए, उसको अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो यही था हेल्दी फूड सिलेक्शन। बेसिकली फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच फूड को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। तली हुई चीज़ें, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब को अवॉइड कीजिए। दूसरा हमारा टॉपिक है चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, ईट एट रेगुलर इंटरवल। कई बार हम देखते हैं कि भाई 2 मील के बीच में 5, 6 या 7 घंटों का डिफरेंस होता है। या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अभी खाना खा के आए थे बट इस रोड पे जा रहे हैं तो यहाँ की पानी पूरी बहुत फेमस है तो वो तो खानी ही पड़ेगी। मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल नहीं होता है। कभी भी टाइम पास के लिए फूड को लेते हैं तो ऐसा ना करें। मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का इंटरवल फूड के बीच में रखिए। ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी खाना ही, आप कोई लिक्विड भी बीच में ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मील वाइल ईटिंग। जब भी खाना खा रहे हो तभी टीवी देखना, लैपटॉप पे काम करना या मोबाइल पे काम करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब भी खाना खा रहे हो तब आपका ध्यान आपके खाने के बजाय इन सब चीज़ों में चला जाएगा। फिर आप क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो आप ध्यान नहीं दे पाओगे। बी माइंडफुल ऑफ पोर्शन साइज। एक ही बार में बहुत सारा लेने की बजाय अपने मील को पूरे दिन में डिवाइड कीजिए। आपके 3 मेजर मील और 3 माइनर मील्स होने चाहिए। सबसे हेल्दी और हैवी मील ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम, और उससे भी कम डिनर। जनरली हम उसका उल्टा कर रहे हैं। इन तीनों मेजर मील्स के बीच में माइनर मील्स होने चाहिए, या जिसकी वजह से ये 3 मील जो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं वो कम हो जाएं। यूज़ स्मॉलर प्लेट्स। स्मॉल प्लेट यूज़ करके आप अपने ब्रेन को चीट कर सकते हो। लाइक कि आप अगर बहुत बड़ी प्लेट में थोड़ा सा लेके खाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत थोड़ा खाया, बट छोटी प्लेट को भर के खाओगे तो आप सोचोगे कि मैंने प्लेट भर के खाया। दूसरा कि अगर आप बड़ी प्लेट लोगे तो आप ज़्यादा ही फूड लोगे और उसको फिनिश करोगे, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे आप ज़्यादा ले लोगे। टेक स्मॉल बाइट्स एंड च्यू वेल। अगर बड़ा बाइट लेके उसे फटाफट च्यू करके अंदर उतार दोगे तो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले लोगे। काफ़ी पेशेंट्स में वॉमिटिंग होने का कारण यही देखा गया है। दूसरा वॉमिटिंग होने का कारण है ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एट द सेम टाइम। आपने एक कटोरी खिचड़ी या कुछ भी खाया, उसके ऊपर लिक्विड या पानी पी लिया, बट आपकी कैपेसिटी सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी की या कोई भी स्टफ़ की है। उसके ऊपर जो आप ले रहे हो वो एक्स्ट्रा है जो आपको वॉमिटिंग दे सकता है। एस्टिमेट योर इनटेक।
आप पूरे दिन में जो भी ले रहे हैं उसको एस्टिमेट कीजिए। रात को 5-10 मिनट बैठिए, फूड डायरी में लिखिए कि आपने सुबह से क्या क्या लिया, अपने डाइटिशियन के एडवाइस के हिसाब से आपने लिया कि नहीं। अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए रीड न्यूट्रिशनल लेबल्स। आप जो भी पैक्ड फूड खाते हो उसमें न्यूट्रिशनल लेबल्स लिखा हुआ होता है, उसको कंपेयर कीजिए। जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा है उसे अवॉइड कीजिए, राइट, और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो लेने का ट्राई कीजिए। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डाइट। कुछ ऐसी मान्यताएं होती है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। पहला जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि भाई मिल्क हमें वज़न कम करने नहीं देगा, बट मिल्क में रहा कैल्शियम आपके फ़ैट को बर्न करने में आपकी मदद करेगा, इसलिए लो फैट मिल्क वेट लॉस के लिए अच्छा है। दूसरा, एप्पल कॉज कॉन्स्टिपेशन, कि भाई एप्पल खाने से हमें कब्ज़ होगी, बट एक मीडियम साइज़ के एप्पल में अगर उसे स्किन के साथ खाया जाए तो बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर यानी कि रेसा होते हैं जो आपके फैट को बर्न करने में और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, कब्ज़ को रिलीव करने में आपकी मदद करेंगे। तीसरा है स्टॉप ईटिंग टोटली टू लूज़ वेट, मतलब कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं कुछ भी खाना बंद कर दूंगी, बट अगर बहुत कम कैलोरी वाला खाना अगर आप लंबे समय तक खाते हो तो आपका बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चला जाएगा और वेट कम होने की वजह वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोर्थ इज़ कि भाई अगर मैंने अपना वेट लॉस कर दिया है, मतलब कि सर्जरी के बाद मेरा वेट लॉस अच्छे से हो गया है, अभी मुझे एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज तो उसी के लिए है जिसको वेट लॉस करना है, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। एक्सरसाइज की ज़रूरत आपके कोलेस्टेरॉल लेवल, आपकी फ़ैट लेवल को मेंटेन करने के लिए है, ना कि सिर्फ वज़न कम करने के लिए। अब आगे बात करेंगे फिज़िकल एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस फिज़िकल एक्टिविटी में भी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीजेज योर BMR। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी आपकी शक्ति को यूज़ करते हैं, उसको खर्च करते हैं। वो खर्च है BMR, मेटाबॉलिज्म, उसको इंक्रीज़ करती है फिज़िकल एक्टिविटी। मसल्स को, हार्ट को, बोन को और आपकी फंक्शनल हेल्थ मतलब कि आपकी कोई भी काम करने की कैपेसिटी को फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाता है। इट डिक्रीजेस रिस्क फॉर वेट रीगेन एंड स्किन सैगिंग। फैट ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्किन स्ट्रेच हुई है। फैट तो सर्जरी के बाद चला जाएगा, बट स्किन को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी के मेनली 3 टाइप है, कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहला देखेंगे कार्डियो एक्सरसाइज, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस बढ़ता है, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, राइट। ऐसी एक्सरसाइज को बोलेंगे कार्डियो एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ट्रेडमिल, जुम्बा, ऑल स्पॉट एक्टिविटीज़ आर एग्जाम्पल्स फॉर कार्डियो एक्सरसाइज। जनरली एक्सपर्ट कार्डियो एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन नॉन स्टॉप 20 to 30 मिनट्स करने की सलाह देते हैं। दूसरा है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो हम मसल बिल्डिंग के लिए करते हैं। ऐसी एक्सरसाइज को वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। उस एक्सरसाइज से आपके मसल को टोनिंग मिलता है और वो स्ट्रेंथन होते हैं। आपकी हड्डियाँ भी इस एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं। पुशअप्स, लंजेस एंड बाइसेप्स जो हम डंबल्स को यूज़ करके करते हैं, ये सारे वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। एक्सपर्ट जनरली एवरी ऑल्टरनेट डेज पे वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसको जनरली एज अ स्ट्रेचिंग लिया जाता है और प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट जिसको करने की एक्सपर्ट सलाह देते हैं, जिसकी वजह से इंजरी मतलब कि कोई भी शरीर के पार्ट में आपको इंजरी होने के चांसेस इससे कम होते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कोई भी एक फिटनेस एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए और उसी के सुझाव के अनुसार अपना रेजिमेंट बनाइए। स्टार्ट विथ वार्म अप एंड विथ कूल डाउन। स्ट्रेचिंग रेगुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आगे बताया। प्रॉपर फुटवेयर,
प्रॉपर फुटवेयर भी आपकी इंजरीज़ को काफ़ी मात्रा में कम कर देंगे, स्पेशली लोअर बॉडी। ड्रिंक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्सरसाइज टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तब पानी आपके शरीर से बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए एक्सरसाइज से पहले, उसके दौरान और उसके बाद पानी अवश्य लें। क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? काफ़ी लोग सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ डाइटिंग करते हैं, दोनों में से एक भी आपको अपने हेल्दी वेट तक नहीं पहुंचाएगा। दूसरा कि एक्सरसाइज एम्प्टी या फुल स्टमक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज ओवर एक्सर्शन में ना करें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 250 से ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करना अवॉइड करें। कुछ ऐसे सिंपल वेज हैं जिससे आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हैं। वो क्या है? टेक द स्टेयर्स एज ऑफन एज पॉसिबल। जब भी अपने घर में या ऑफिस में हर बारी लिफ्ट्स लेने के बजाय स्टेयर्स यूज़ करें। अवॉइड सिटिंग मोर देन 30 मिनट्स एट अ प्लेस। ऑफिस में या घर पे आधा घंटा से ज़्यादा एक ही जगह पर ना बैठे। 1 या 2 राउंड अपने केबिन के या अपने रूम के लगा दें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे तो घर से बस स्टॉप तक, बस स्टॉप से घर तक आना आपके लिए एक फिज़िकल एक्टिव रहेगा। अवॉइड इंटरकॉम। केबिन में बैठे बैठे बाजू वाले की केबिन से अवॉइड इंटरकॉम्स। अपने ऑफिस में इंटरकॉम्स या अपने घर में इंटरकॉम्स को अवॉइड करें। अपना काम वहाँ जाके ही पूरा करें। डी एडिक्शन मतलब कि व्यसन मुक्ति। आपके सारे एफर्ट्स का कोई असर नहीं होगा जो आप व्यसन मुक्ति नहीं करेंगे। आपको हमेशा डॉक्टर और डाइटिशियन बोलेंगे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि सर्जरी के बाद मेनली अल्कोहल, क्योंकि सर्जरी के बाद अल्कोहल आपके शरीर में बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होता है और जिसकी वजह से विटामिन B12, फॉलिक एसिड और थायमीन को अब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम होती है। स्मोकिंग, आपका जो छोटा पाउच है, सर्जरी के बाद आपका जो स्टमक का छोटा पाउच है उसको बहुत सारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। व्हाट टू डू? अवॉइड वेट रीगेन और एक्सेसिव वेट लॉस। आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि भाई मेरा वेट बढ़ने लगा है या मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, और जो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनके दिमाग में भी ये डर रहेगा कि शायद मेरा वेट बढ़ेगा तो नहीं वापस से, शायद मेरा वेट ज़्यादा तो लॉस नहीं हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के एक ही जवाब है, योर रेगुलर फॉलोअप। एक स्टडी गैस्ट्रिक बाईपास पेशेंट पे की गई थी जिनका वेट रीगेन हुआ था, तो ऐसा पता चला कि 60% ऑफ देम हैड नेवर फॉलोअप, कि उन्होंने कभी भी अपना न्यूट्रिशनल फॉलोअप नहीं किया। अपने डॉक्टर को या डाइटिशियन को कब कांटेक्ट करें? जब भी आपको वॉमिटिंग या डायरिया हो, कोई भी सॉलिड फूड के बाद, या पेन हो, या फिर आपका वेट 1 महीने से बिल्कुल ही गिरा ना हो, या आपकी पोर्शन साइज़, आपकी खाने की कैपेसिटी जो मात्रा है वो कंपेयर टू बेरियाट्रिक पेशेंट बहुत ही कम हो। इन केसेस में अपने डॉक्टर या डाइटिशियन को कंसल्ट करें। रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आर पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशनल फॉलोअप्स। कई बार हमें ये जवाब मिलता है कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं होती, तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्यों कराएं? बट ये देखा गया है कि कुछ विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से मेनली क्रेविंग्स यानी कि तीव्र इच्छा, कुछ भी अनहेल्दी खाने की तीव्र इच्छा होती है जो हमें वेट रीगेन की तरफ ले जाती है। दूसरा है फटीग, मतलब कि टायर्डनेस, थोड़ा सा चल के थक जाना। अगर आपको ऐसा होता है तो आप फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, और एक सेडेंटरी लाइफ, एक लेस एक्टिविटी से भरी लाइफ आपको वेट रीगेन की तरफ ले जाएंगी। थर्ड इज़ स्लो मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने आगे बताया कि आपकी बॉडी आपके खुराक का खर्च करती है, वो खर्च बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप कम भी खा रहे हो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाने की वजह से आपका वेट रीगेन हो सकता है। ब्लड रिपोर्ट्स में भी विटामिन डी एंड विटामिन B12 के लेवल को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको एक्सेसिव हंगर और ओवर ईटिंग बहुत होगा, जिससे वेट रीगेन होगा। मैनेज योर स्ट्रेस।
आप अगर एक ही तरह का फूड हमेशा खाएंगे या बहुत लंबे अरसे तक खाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। तो हैव बैलेंस्ड डाइट, एन्जॉय वैरायटी ऑफ फूड्स इंस्टेड ऑफ ओनली वन फूड और द सेम फूड। दूसरा, अगर अपने स्ट्रेस से बचने के लिए स्मोकिंग करेंगे तो उससे स्ट्रेस और बढ़ेगा। तो अपने व्यसन मुक्ति के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए सिर्फ जिम में जाना या जिम में ही आप एक्सरसाइज करोगे तो वज़न कम होगा। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है वो सारी एक्सरसाइज, वो सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो। दिन का थोड़ा टाइम आप उसमें निकाल सकते हो जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। सफलता की चाबी क्या है? 8 आवर्स स्लीप, डेली मल्टीविटामिन, कैल्शियम एंड आयरन की दवाइयाँ अपने डॉक्टर के एडवाइस अनुसार, फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 5 डेज इन अ वीक, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से रेगुलर फॉलोअप, सेल्फ मॉनिटरिंग, ईटिंग बिहेवियर्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डी एडिक्शन। राइट, आप में से बहुत सारों को ये सवाल होगा कि ये सब हमें बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कब तक करना है, हम अपने नॉर्मल रेजिमेन में कब आएंगे? तो यही नॉर्मल है। आप जिस पे आना चाहते हो वो फॉल्टी है, जिससे रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे। राइट, तो अवर टेक होम मैसेजेस, it's not a diet, it's not a phase, it's a permanent lifestyle change. Thank you so much.